नमस्कार, आज की बात में आपको स्वागत है। आज जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। एक महिला पर जुल्म की तस्वीरों को देखकर आपको तालिबान की याद आएगी। ये तस्वीरें कर्नाटक के दावणगेरे से आई हैं। एक मुस्लिम महिला को मस्जिद के सामने भीड़ ने सरेआम घेर कर पीटा। महिला हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगाती रही, लेकिन इस इलाके के पुरुषों को उस पर रहम नहीं आया। वो महिला पर कोड़े बरसाते रहे, डंडों की बारिश करते रहे। भीड़ की बर्बरता का शिकार हुई महिला को यह भी नहीं बताया गया कि उसका जुर्म क्या है। उसे यह नहीं पता उसे किस अपराध की सजा दी गई। हालांकि पुलिस ने अब इस वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया है, लेकिन सवाल है, क्या मजहबी कट्टरता कानून से ऊपर हो गई है? क्या कट्टरपंथियों को कानून का कोई खौफ नहीं है? क्या हमारे समाज से इंसानियत मर गई है? मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये तस्वीरें कर्नाटक के दावणगेरे की हैं। कट्टरपंथियों की भीड़ एक महिला को खींचकर अपने बीच ला रही है। चारों तरफ हाथों में लाठी डंडे और पाइप लेकर लोग खड़े हैं। डरी सहमी महिला को यह नहीं पता कि उसका गुनाह क्या है। इस महिला का चेहरा हमने ब्लर कर दिया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। वो हाथ जोड़कर लोगों से रहम की अपील कर रही है, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। इस बीच इस महिला की पीठ पर पाइप से वार किया गया। महिला दर्द से चीखी और तेजी से उसी जगह पहुंच गई जहां खड़ा करके भीड़ उसे पीटना चाहती थी। दरिंदों की इस भीड़ में महिला का पति भी शामिल है। उसी ने मस्जिद के मौलवी से इस महिला की शिकायत की थी। पति की बात सुनकर मौलवी इस महिला को अपनी सफाई देने के लिए मस्जिद में बुला रहा था। महिला मस्जिद तक पहुंच पाती उससे पहले ही कट्टरपंथियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। हमारे संवाददाता टी राघवन ने बताया कि यह सारा हंगामा इस महिला के शौहर जमील की शिकायत पर हुआ। 2 दिन पहले जब जमील घर पर नहीं था, तब महिला की कजन अपने दोस्त के साथ उसके घर आई और जैसे ही जमील को यह पता चला तो वो फौरन अपने घर पहुंचा, लेकिन तब तक इस महिला की कजन और उसका दोस्त वहां से जा चुका था। महिला डायबिटिक है, वो दवा खाकर सो गई थी, लेकिन जमील ने घर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया कि उसकी गैर मौजूदगी में गैर मर्द घर में कैसे घुसा। उसने कहा इस्लामिक कानून के खिलाफ है। महिला ने जमील को समझाया, लेकिन वो नहीं माना और सीधे मस्जिद में जाकर मौलवी से शिकायत की और अपनी वाइफ को शरीयत के तहत सजा देने की मांग की। जमील की बात मस्जिद में मौजूद इलाके के दूसरे लोगों ने सुनी और बात फैल गई। भीड़ इकट्ठा हो गई। मस्जिद के मौलवी ने महिला, उसकी कजन और उसके दोस्त को अपनी सफाई देने के लिए मस्जिद में बुलाया। क्योंकि महिला को कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो बिना खौफ के, बिना डरे मस्जिद में पहुंच गई, लेकिन तब तक वहां भीड़ जुट चुकी थी। महिला मस्जिद में घुस पाती इससे पहले भीड़ ने उसे पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। 2 दर्जन से ज्यादा दरिंदे अकेली महिला को घेर कर पीट रहे हैं। इन लोगों का कहना था कि शरिया के मुताबिक शौहर की गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द को घर में बुलाने की सजा सरेआम कोड़े से पीटना है, इसलिए उन्होंने इस महिला को शरीयत के हिसाब से सजा दी। इन अपराधियों ने बेखौफ होकर अपने गुनाह का वीडियो भी बनाया और मैं आपको बता दूं कि इस्लाम के नाम पर इन हैवानों ने महिला को करीब 15 मिनट तक बुरी तरह पीटा, लेकिन पीटने की वो तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं, इतनी खौफनाक हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। इसलिए वीडियो का एक हिस्सा ही मैंने आपको दिखाया है। इन दरिंदों ने महिला की इतनी पिटाई की कि वो बेहोश हो गई और बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। इस वीडियो को देखकर कर्नाटक पुलिस ने महिला की पिटाई करने वालों को आइडेंटिफाई किया और अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार हुए लोगों में मोहम्मद नियाज, मोहम्मद गौस पीर, चांद बादशाह,
इनायतुल्लाह, दस्तगीर और टीआर रसूल शामिल हैं। ये सभी उस गांव के रहने वाले हैं जहां इस महिला का घर है। दावणगेरे की तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं कि 21वीं सदी में हमारे बीच कैसे कैसे हैवान रह रहे हैं। सभ्य समाज में इस तरह की दरिंदगी को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? मजहब की आड़ में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? यह अच्छी बात है कि दावणगेरे की पुलिस ने इस वीडियो को संज्ञान में लिया, महिला की पिटाई करने वालों की पहचान की और 6 दरिंदों को जेल पहुंचा दिया। लेकिन अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि सरेआम महिला की पिटाई करने वालों की इस भीड़ में शामिल बाकी लोगों को भी पकड़ा जाए, उन सबको ऐसी सजा दी जाए जिसके बाद कोई कट्टरपंथी मजहब के नाम पर किसी महिला पर जुल्म करने की हिम्मत न कर सके। तालिबानी मानसिकता का समाज पर क्या असर होता है, यह बंगाल में भी दिखाई दे रहा है। मुर्शिदाबाद में कट्टरपंथियों के हमले के बाद हिंदू डरे हुए हैं। पूरे इलाके में बीएसएफ, सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां तैनात हैं। इसके बाद पुलिस ने भी एक्शन शुरू किया है। वक्फ कानून को लेकर बंगाल में जो हिंसा हुई उसमें अब तक 221 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से वहां पर हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, उनके घर जलाए गए, दुकानें जलाई गई, मंदिर तोड़े गए, गाड़ियां फूंकी गई, उसके निशान एक एक करके सामने आ रहे हैं। आज पहली बार हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य और ओंकार सरकार मुर्शिदाबाद के उन इलाकों में पहुंच पाए जहां दंगाइयों की भीड़ ने चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया था। ओंकार ने बताया कि अब इन इलाके के हिंदुओं के पास कुछ नहीं बचा। घर के सामान के साथ साथ गहने और कैश भी जल गए या दंगाई लूट कर ले गए। किसी ने बीमार वाइफ के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए जोड़ कर रखे थे, वो जला दिए गए। किसी ने घर बनवाने के लिए जमीन बेची थी, जो पैसा रखा था वो भी जल गया। ओंकार को एक बुजुर्ग मिले, उनके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें 500-500 रुपए की जली हुई गड्डियां थी। इन बुजुर्ग ने बताया कि उन्होंने अपनी जमीन बेचकर घर बनवाने के लिए 5 लाख रुपए इकट्ठा किए थे, सब जलकर खाक हो गए। अब वो क्या करें, कहां जाएं, किससे शिकायत करें, कोई सुनने वाला नहीं है। इन बुजुर्ग की बात सुनकर आपको अंदाजा होगा कि मुर्शिदाबाद में जो दंगाई आए उन्होंने वहां किस कदर तबाही मचाई, कैसे सैकड़ों घर जलाए और लोगों की मेहनत की गाड़ी कमाई को नफरत की आग में फूंक दिया। हमारा सारा घर जल गया है, सारा घर जल गया है। हंसुआ तलवार लेके हमारा पीछे में छूटा था, हम 2 ताला में उठ गया। 2 ताला में उठ गया तो हमारा बम छोड़ा, बम लेके हमारा पेट्रोल लेके आगन लगा दिया, सबको घर बाड़ी सबको जला दिया। सबको साला को मार के टांग के गाछ के ऊपर टांग के साला को पुराएगा। इसको इस साला को नहीं रखेगा, हिंदू को नहीं रखा। बांग्लादेश बनाएगा इस साला को। बांग्लादेश में जैसा हिंदू को टांग के पुराया, इस साला को टांग के पुराएगा। नहीं, कौन लोग थे? मुस्लिम था। अच्छा। सब पहचानते, गांव के पास का मुस्लिम था। 10,000 लोग, 5 गांव मिल के पुराया मुस्लिम। अच्छा, कितना घर जल गया यहाँ पर? यहाँ पर जल गया 150 घर। अच्छा, 150 घर जला दिया यहाँ पर, जितना भी हिंदू है, और सबको घर लूट कर लिया। ये आपका पैसा मतलब 5 लाख रुपया था, 5 भरी सोना लूट कर ले आया। 2 बस्ता कांसा के दान लूट कर ले गया। पैसा कहाँ से जुटाया रहे थे? पैसा जुटाया, जमीन बेच के घर दिया, हम मना कर मकान बनाने के लिए बनाएगा। अच्छा, सब पुरा दिया, सब जल गया। मुर्शिदाबाद में ऐसी एक नहीं कई दर्दनाक दास्तानें हैं। ओंकार मुर्शिदाबाद के बेदबोना गांव गए, जहां दंगाइयों ने हिंदुओं के 200 घरों में आग लगाई, लूटपाट की। इस गांव के एक शख्स ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए 2,20,000 रुपये अपने घर में रखे थे, लेकिन शुक्रवार की नमाज के बाद जब दंगाई आए तो उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। पहले तो गहने, कपड़े और दूसरे कीमती सामान लूट लिए, उसके बाद पूरे घर में आग लगा दी, जिसकी वजह से लोगों ने जो रुपए छुपा कर रखे थे वो भी स्वाहा हो गए।
लोगों ने बताया कि जो दंगाई आए थे उन्होंने सिर्फ रुपए पैसे ही नहीं लूटे, सिर्फ आगजनी ही नहीं की, महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की, जान से मारने की धमकी भी दी और यहां तक कहा इस इलाके में एक भी हिंदू को नहीं रहने देंगे। वो मियाँ लोग जो आया था, दो चार हजार आदमी आके हम लोग हिंदू का ऊपर हमला किया। टाका पैसा धन दौलत जा है लूट करके गया। जिसका जिसका टाका है छुपा, नहीं मिला तो आग लगा दिया। इसके बाद जो हुआ, लड़की का ऊपर अत्याचार बहुत हुआ है। क्या आपके इस बक्से में क्या क्या था? बक्सों में वो हमारा शादी का गहना है था। इसके बाद कपड़ा, ब्लैंकेट जो भी था, पैसा भी था। ये देखिए हमारा पैसा यहाँ 2,20,000 रुपया है। अच्छा, ये तो नोट है। हाँ, 500 का नोट है। देखिए कितना बड़ा बंडल है। ये कितना पैसा था? ये 2,20,000 रुपया है। ये 20,000 है। अच्छा, पूरा जल के रख हो गया। हमारा बीवी का बीमार भी है, ऑपरेशन के लेकर रखा था। अच्छा, ये जल के राख हो गया। उसका सुरक्षा कौन देगा? हमारा गांव का बगल में एक गांव है, 2 आदमी के जिस तरह मारा है, जानवर की भी उस तरह मारता नहीं। इस तरह बांध के काट के, वो बांध के इस तरह बना है और काट के फेंका है वो लोग। मियाँ लोग हमला चला के आ गया, यहाँ पर सबको जला दिया और यहाँ पर जितना भी है सबको जला के राख कर दिया सब। और सबको मार रहा है, लड़की लोग को छेड़ रहा है। जो कुछ बोल रहा है कि कुछ बोलेगा तो काट देगा, मार देगा, ऐसा करके बोल रहे हैं। कितना घरों को ऐसे जलाया? ये 200 घर होगा लगभग 200। हाँ, 200 घर होगा लगभग। किसी को मारा है, कोई लड़की लोग को छेड़ा है, किसी का कपड़ा खोल लिया, किसी का घर जला दिया, किसी का पाँव में मारा, किसी का हाथ में मारा। जहाँ मिलता है तहाँ मारता है। जिन 2 लोगों को बर्बरता से मारने की बात ये लोग बता रहे हैं वो हरगोविंद दास और उनका बेटा चंदन दास थे। दोनों भगवान की मूर्तियां बनाते थे। दोनों को दंगाइयों की भीड़ ने घर से घसीटकर मार डाला। आज इस केस में पुलिस ने कालू नादाब और दिलदार नादाब को गिरफ्तार किया है। दोनों सगे भाई हैं। पुलिस का दावा है कि इनमें से एक की बांग्लादेश बॉर्डर के करीब और दूसरे को सूती से गिरफ्तार किया गया। তখন জাফরাবাদ এলাকায় একদল দুষ্কৃতী হাতে जाफराबाद इलाके में उपद्रवियों ने एक ही परिवार के 2 सदस्यों का खून किया था, जिनका नाम है हरगोविंद दास और चंदन दास, जो आपस में बाप और बेटे थे। इस घटना की तहकीकात करते हुए हमने इलाके के सीसीटीवी फुटेज निकाले। उसी सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए कई सारे उपद्रवियों की पहचान की गई और कल रात 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन लोगों का इस मर्डर से सीधा कनेक्शन है। उनका नाम है कालू नादाब और दिलदार नादाब। ये दोनों आपस में भाई हैं और जाफराबाद इलाके के रहने वाले हैं। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा हिंसा जाफराबाद, बेदबोना और धुलियाना इलाकों में हुई है। बेदबोना में करीब 150 हिंदू परिवार रहते हैं। दंगाइयों ने करीब सभी घरों पर हमला बोला और वहां पर लूटपाट की, आगजनी की। शुक्रवार की हिंसा के बाद यहां जो हालात हैं वो बयान करना मुश्किल है। लोगों ने बताया कि जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से हिंदुओं पर हमले का ऐलान किया गया और उसके बाद दंगाइयों ने हमला किया और उनके सर पर ऐसा खून सवार था कि अगर लोग भागकर अपनी जान नहीं बचाते तो वो गले काट देते। यहाँ पे मंदिर तोड़ा, 2 दुकान है बाजू में, एक काली मंदिर भी है, वो भी तोड़ दिया। पुलिस के सामने भी तो तोड़ा है ना। पुलिस रह के भी काम नहीं हो रहा है कुछ। वो फोर्स के देख के सिर्फ डर रहा है, बाकी कोई पुलिस को देख के नहीं डरता है। यहाँ पे ऐसे तोड़ करके पेशाब भी किया है। हाँ, हम लोग वारन भी किया है, उन लोग नहीं सुना है और हुमकी दिया है। अभी भी हुमकी दे रहा है कि बीएसएफ इतना दिन तक रहेगा तब तक शांत रहेगा, बीएसएफ चला जाएगा तो उन लोग क्या करेगा, फिर ऐसा हालत होगा। 2 दुकान हम लोग लूट लिया है। हाँ, हम लोग दुकान बंद कर नहीं आते तो हम लोग का गला काट कर फेंक देता थी। हमारा 2 लड़का और हम तुरंत ताला मार के फुटे मरा है, न तो हमारा गला काटता छोड़ी के नहीं। 132 बारी सब जला दिया है, छाई कर दिया है। अब भी आग जल रहा है।
बेदबन्ना अभी भी जल रहा है। पुलिस के साथ कोई मतलब नहीं है, वो पुलिस से डरता है कि नहीं डरता है वो लोग को ही मालूम है, लेकिन पुलिस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीएसएफ जितना दिन है तितना दिन हिंदू सुरक्षित है। अब जब बीएसएफ चल जाएगा सेंट्रल का फोर्स तब दोबारा अटैक हो सकता है। लेकिन हमारा एक बात है कि वो लोग जो अटैक किया है तो शुक्रवार क्यों कर रहा है, शुक्रवार नमाज के बाद क्या हो रहा है, अगले क्यों नहीं हो रहा है। इस इलाके के ज्यादातर हिंदू पलायन कर गए हैं, कुछ घरों में ही बड़े बुजुर्ग बचे हैं। ये लोग बार बार यही कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसकी प्लानिंग पहले से की गई थी। जुमे के नमाज के बाद कुछ मौलानाओं ने माइक पर अनाउंसमेंट किया था, हिंदू के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया था। इसके बाद हजारों की संख्या में हथियार लेकर दंगा इकट्ठा हुए और उन्होंने बेदबोना, धुलियान, जाफराबाद, शमशेरा और सुती गांव में हिंदुओं के घरों पर हमला बोल दिया। ये घर आपका ही है? हाँ सर, हमारा ही है। हाँ। क्या हुआ था उस दिन शुक्रवार को दोपहर को 4 बजे तक वो लोग पूरा आ गया था, जुम्मा पुम्मा पर के पूरा आ गया था। उसका पूरा फुल प्लानिंग था जो आज पूरा हिंदू को मिटा देंगे। सारे हिंदुओं का घर ही जला? हाँ, पूरा हिंदू का, चुन चुन के हिंदू का दुकान के पास मुस्लिम का दुकान है, एक भी खर्च भी नहीं है उनका। तो उसका प्लानिंग देखो उनका। तो नमाज पढ़ाता था मौलवी मदरसा में, वो पूरा आ गया था, खुद आया था। माइक में अनाउंस भी किया था। हाँ, बोले अभी वो तो बोल रहा था ये घर बाड़ी जितना भी हिंदू का है उसको तोड़ फोड़ दो। हाँ, अनाउंसमेंट तो हुआ है। अनाउंसमेंट हुआ था जो कि आज शुक्रवार की नमाज हो चुकी है, तो अब चलो हिंदू को मार के बांग्लादेश या पाकिस्तान कर देंगे। तो वो लोग अनाउंसमेंट इस तरह से किया जो सारे हिंदू मुसलमान एक साथ हो जाओ, जाके हिंदू को मारो, मुसलमान को छोड़ो। यहाँ पे तो वो लोग जो लोग जिहादी लोग आए थे, बहुत बड़ा उन लोगों के पास क्या अस्त्र शस्त्र था, ऐसे भोजाली था और बॉम्ब भी था, बॉम्ब मारा था और पेट्रोल बॉम्ब, ये सब अंदर देखिए सब पेट्रोल बम मारा है। और पेट्रोल और अलग से पेट्रोल भी था और वो विस्तार में देकर पूरा जला दिया। यहाँ पे 500 परिवार रहते हैं, 500 में से 200 घर ऐसे ही जला दिया। पुलिस से तो मदद मांगे थे, लेकिन वो अचानक इतना लोग आ गया और पुलिस था सिर्फ 6 गो पुलिस था और उन लोगों के पास कुछ बंदूक भी नहीं थे, सिर्फ डंडा थे। क्या महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई है? देखिए हुआ है। एक 21 साल का, एक 17 साल का लेडीज को उठा कर ले गया है वो लोग। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये दंगाई कहां से आए, ये कौन थे? गांव वालों का कहना है कि हिंसा में शामिल ज्यादातर लोग आसपास के गांवों के हैं, लेकिन इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने बताया कि पश्चिम बंगाल से होम मिनिस्ट्री को जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें दावा किया गया कि मुर्शिदाबाद में हिंसा करने वालों में बांग्लादेशी लोग शामिल थे। धुलियान इलाके के तमाम लोगों ने कहा कि बीएसएफ की मौजूदगी से फिलहाल शांति है, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस के जाने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि पुलिस दंगाइयों से डरती है और सरकार भी मुसलमानों को सपोर्ट करती है। स्थिति अभी धीरे धीरे सामान्य हो रही है। जब तक फोर्स है तब तक तो कोई कुछ होने की आशंका नहीं दिख रही है, पर अभी फोर्स जाने के बाद क्या होगा वो फ्यूचर बताएगा। अभी थोड़ा तो हल्का है, थोड़ा जान चल आदमी जो थोड़ा बहुत ही गलना शुरू कर दिया है। प्रशासन भी बोल रहा है आप लोग आस्ते से ओपन कीजिए सब, लेकिन अभी पूरी डर का माहौल है। हाँ, अभी भी घर परिवार लेके हम लोग बहुत टेंशन में। थोड़ा थोड़ा अब्बा मिलता है बाजार में, बीएसएफ को जाने दो, उसका बाद बदला ले लेंगे, फिर दिखा देंगे तमाशा। और क्या क्या तमाशा दिखाएगा ऊपर वाला जानता है, वही लोग जानता है। अभी भी पूरा डरे हुए हैं हम लोग। प्रशासन का ही बोलते हैं आप लोग अभी है, कल चल जाइएगा, उसका क्या होगा मालूम नहीं हमको। अभी स्थिति सामान्य होना ही है, क्योंकि मार खा लिया हम लोग, जिसको मारना था मार लिया। पुलिस आके हम लोग को घर में भर दे रही है। अब हम लोग निकलेंगे नहीं तो झगड़ा होगा नहीं। लेकिन जो अगला बार हुआ उससे अगला बार जो हुआ उससे अगला बार जो हुआ, अगला बार भी पत्थर तोड़ा गया मंदिर पर, इस बार भी तोड़ा गया मंदिर पर, और अगला बार से इस बार और भी ज्यादा हुआ, और अगला बार और भी ज्यादा होगा। क्या होगा? लेकिन इतना साहस कैसे मिला घर में घुसने का, तोड़फोड़ करने का, इतना साहस कैसे मिला? पुलिस पूरी तरह से नाकामयाब है। और जो भी है, अरे आपको भी पता है, जो अगर पीछे का सपोर्ट नहीं रहेगा तो कोई कर नहीं पाएगा। पीछे का सपोर्ट है, जानता है मेरे को गोली नहीं मारेगा, जानता है मेरे ऊपर फायर नहीं होगा, इसलिए दंगा हो रहा है। मुर्शिदाबाद में हालात धीरे धीरे नॉर्मल करने की कोशिश तो की जा रही है। जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां सेंट्रल फोर्सेस के जवान
फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जो लोग हिंसा में घायल हुए हैं हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। आज कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी मुर्शिदाबाद की हिंसा में घायल लोगों से मिलने पहुंचे, उनका हालचाल लिया और इसके बाद अधीर रंजन ने कहा कि बंगाल में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, कई लोग मौत से जूझ रहे हैं और ममता बनर्जी की सरकार हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रही है। अस्पताल में दर्ज हुआ है बहुत सारे घायल लोगों गोली से सामजरगा की घटना के चलते, लेकिन पुलिस छुपा रहे हैं, कुछ कहते नहीं, सरकार पुलिस कुछ कहते नहीं। बच्चे लड़का यहाँ देखा मैंने, घायल होकर सोए हुए हैं लोग, जिंदगी के साथ मौत के साथ ये लोग जूझ रहे हैं। और क्या बताऊं, सरकार चुप्पी साधे, कुछ कहते नहीं सरकार। जो बात अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे वही बात बीजेपी के नेताओं ने भी कही। दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल के हिंदुओं को डराना चाहती हैं, जिससे चुनाव के वक्त हिंदू पोलिंग बूथ तक न जाएं, इसीलिए ममता ने जानबूझकर बंगाल में दंगे करवाए। देखिए, रामनवमी के पहले से ही पूरा बंगाल में उत्तेजना फैलाना, भय का वातावरण बना करके हिंदू को घर में बंद करने की जो साजिश रची थी वो सफल नहीं हुई। मोथावाड़ी में हो, मुर्शिदाबाद के झाओबना में, जंगीपुर में, हुगली, श्रीरामपुर में, मेदिनीपुर में जगह जगह उत्तेजना और हिंसा का वातावरण बनाया गया कि रामनवमी का उत्सव ना बनाए हिंदू, लेकिन हिंदू दुगना ज्यादा शक्ति से उत्सव मनाया, जवाब दिया है। इसलिए जहां जहां हिंदू कम संख्यक है वहां जानबूझ करके उत्तेजना फैला करके लोगों को डराना धमकाना और वहां से निकालना, उसको बांग्लादेश बनाने का जो साजिश चल रही है, ममता सरकार उसको मदद कर रही है। आज योगी आदित्यनाथ ने मुर्शिदाबाद के दंगों पर ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। योगी ने कहा कि दंगा करने वालों का एक ही इलाज है, डंडा। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। उन्होंने यूपी में ऐसे लोगों का इलाज अच्छे से किया है। योगी ने कहा उन्हें तो हैरानी इस बात की है कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी खामोश हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भी इसका विरोध करने के बजाय ममता को सपोर्ट कर रहे हैं। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी, सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो, क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो। योगी आदित्यनाथ की बात तो सही है कि दंगाइयों का इलाज सख्ती से होता है, डंडे से होता है, लेकिन पहले तय करना पड़ेगा कि दंगा करने वाले कौन हैं। मुर्शिदाबाद में ये तो सब मानते हैं कि हिंदुओं पर जुल्म हुआ, उनके घर जलाए गए, उन्हें मारा गया। विवाद इस बात को लेकर है ये करवाया किसने। बीजेपी का आरोप है कि ममता के शय पर मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशी आ गए हैं, उनके काले कारनामे एक्सपोज ना हो जाएं, इसलिए वो यहां रहने वाले थोड़े से हिंदुओं को डराकर भगाना चाहते हैं। ममता तो ये मानती हैं कि दंगा कराने वाले बांग्लादेशी हैं, पर वो बीजेपी के कहने पर बीएसएफ ने बांग्लादेशियों को बॉर्डर पार करवाया, उन्होंने तोड़फोड़ आगजनी की और वापस भाग गए। अब सवाल है, अगर बाहर से आए लोगों ने दंगा किया तो बंगाल की पुलिस क्या कर रही थी? अगर पुलिस ने 2-4 को पकड़ा होता तो आरोप साबित हो जाता। मुझे लगता है अगर दोनों पक्षों में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा विवाद है, तो पूरे मामले की जुडिशियल जांच करवा लेनी चाहिए ताकि सच सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
आज की एक और बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड से जुड़े जिस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर हैं, आज ईडी ने उसी केस में चार्जशीट फाइल कर दी। इस केस में ईडी ने राहुल के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा और सोनिया गांधी के सलाहकार सुमन दुबे समेत कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट की खास बातें मैं आपको बता देता हूं। इसके मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। यह प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड अखबार की थी। आरोप है कि 440 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स की चोरी भी की गई। जिस कंपनी ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर कब्जा किया, उस यंग इंडियन कंपनी के 76% शेयर, 76% शेयर सिर्फ सोनिया और राहुल के पास हैं। ईडी का दावा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत एआईसीसी ने नेशनल हेराल्ड की पेरेंट कंपनी एजेएल को 90 करोड़ का लोन दिया और फिर इस 90 करोड़ के लोन को 9 करोड़ शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया और फिर ये सारे शेयर सोनिया और राहुल की कंपनी यंग इंडियन को सिर्फ 50 लाख रुपए में सौंप दिए। जैसे ही नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के चार्जशीट की खबर आई, सोनिया और राहुल पर चार्ज लगाने की बात आई तो कांग्रेस में हड़कंप मच गया। कांग्रेस ने ईडी की चार्जशीट को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा किसी भी केस में चार्जशीट लीगल प्रोसेस का हिस्सा है। सिंघवी का दावा है कि जो आरोप सोनिया और राहुल पर लगाए गए हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। यंग इंडियन कंपनी सिर्फ एजेएल की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए बनाई गई थी। इस कंपनी ने कोई फायदा नहीं लिया। नेशनल हेराल्ड के विषय में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कुछ भी नई नहीं है, इसलिए क्योंकि जब ये केस शुरू हुआ था तभी हमने बड़ा स्पष्ट किया था कि ये बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया है बिना किसी 1 रुपये के स्थानांतरण हुए, बिना किसी 1 पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए। एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य लोग, लेट श्री मोतीलाल वोरा जी इत्यादि सब डायरेक्टर्स थे, जिसमें न डिविडेंड दिया जा सकता है न कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, सिर्फ नेशनल हेराल्ड की पुरानी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए। उस पर एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज हुई है जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है। शुरुआत से इसका पूरी तरह से कानूनी रूप से नियंत्रित रूप से सामना किया जा रहा है और मैं बताना चाहता हूं कि एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसको एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जो दर्शाया जा रहा है। कांग्रेस अब इस मसले पर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है। केसी वेणुगोपाल ने आज कहा कि कल देश भर के ईडी दफ्तरों के सामने कांग्रेस के नेता प्रोटेस्ट करेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ईडी सीबीआई से डरने वाली नहीं है। मोदी और अमित शाह कांग्रेस को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ते। चलो आगे आप लोग लड़ाई करेंगे? अरे बिल्कुल करेंगे। मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं, ईडी सीबीआई से हम डरने वाला नहीं हूं। लेकिन बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कांग्रेस अपने पाप छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी तो ईडी ने सिर्फ चार्जशीट फाइल की है। इसके बाद कोर्ट में सबूत भी रखे जाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा अगर कांग्रेस के नेता नेशनल हेराल्ड को बचाना चाहते थे तो एजेएल के शेयर्स कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी दे सकते थे। इससे 90 करोड़ का लोन आसानी से चुक जाता, लेकिन ऐसा करने के बजाय कांग्रेस हाईकमान ने नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सिर्फ 50 लाख रुपए में दे दी। इसकी क्या वजह थी, यह भी कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए। ये मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी, अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी।
जो किसी के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसमें 76% शेयर सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी के पास थे। मतलब राजनीतिक दृष्टि से बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि 2/3 से अधिक सिर्फ आपके पास रहेगा और बाकी किसी के पास नहीं। और मजे की बात यह है कि बाद में ये ने तय किया कि प्रकाशन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी के बिजनेस में काम करेंगे। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। नैतिक और तकनीकी दोनों आधारों के ऊपर कांग्रेस के यह दावे बहुत खोखले, आधारहीन और दुर्भावना से प्रेरित तथा जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने के विचार से प्रेरित दिखाई पड़ते हैं। ईडी की चार्जशीट से सोनिया और राहुल की मुश्किलें तो बढ़ेंगी। कांग्रेस की तरफ से ये डिस्प्यूट नहीं किया गया कि यंग इंडियन ने एजीएल की जो प्रॉपर्टी 50 लाख में खरीदी उसकी असल वैल्यू 2000 करोड़ की है। कांग्रेस का तर्क यह है कि यंग इंडियन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, इसमें प्रॉपर्टी आने से राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को कोई फायदा नहीं होगा। पर ईडी का कहना यह है कि यंग इंडियन नाम की कंपनी, जिसमें सोनिया और राहुल के 76% शेयर हैं, इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के मकसद से ही बनाई गई थी। कांग्रेस का एक तर्क यह भी है कि यह कंपनी जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किए गए अखबार नेशनल हेराल्ड को बचाने के लिए बनाई गई। लेकिन सच तो यह है कि नेशनल हेराल्ड की प्रिंटिंग तो 2008 में ही बंद कर दी गई थी। तो फिर ये कंपनी किसको बचाने के लिए बनाई गई, किसको फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई, इसका जवाब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत में देना होगा। आज ईडी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की। रॉबर्ट वाड्रा पर 2008 में कांग्रेस की सरकार के वक्त हरियाणा में किसानों की जमीन को सस्ते में खरीदकर सरकार की मदद से उस जमीन का लैंड यूज चेंज करवाकर उसे बिल्डर को कई गुनी कीमत पर बेचने का आरोप है। असल में सितंबर 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने हरियाणा के शेखोपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ में खरीदी थी। उस वक्त हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी। आरोप यह है कि रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों से खेती की जमीन खरीदकर उसका लैंड यूज चेंज करवाया। कमर्शियल लाइसेंस हासिल करने के बाद उस जमीन को रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। 2018 में गांव के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर वाड्रा के खिलाफ यह केस दर्ज किया गया था। सुरेंद्र शर्मा का आरोप है कि वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने उन्हें धोखा दिया। इस मामले में हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोपी हैं और इसी केस में आज रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने लंबी पूछताछ की और उन्हें कल फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज ईडी दफ्तर से निकलने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा इस मामले के सारे डॉक्यूमेंट्स वो ईडी के सामने पेश कर चुके हैं। बदले की भावना से ये एजेंसी कार्रवाई कर रही हैं। The case that they are asking me about is a 20-year-old case. जिस केस के लिए मुझे बुलाया गया था वो 20 साल पुराना है। ये राजनीति बदले की भावना से प्रेरित है। हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें नियम कानून का पूरा पालन करते हैं। वो मुझसे जो चाहे पूछ सकते हैं। मैंने सारे जवाब दिए हैं, सारे दस्तावेज उन्हें दिए हैं। सत्ताधारी पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है और मेरे केस में भी यही हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ आया, मैंने सारे सवालों के जवाब दिए। सब ठीक है। मैं इस सरकार या किसी एजेंसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इसे निष्कर्ष तक पहुँचाइए। अचानक 5 साल बाद जागकर अगर 20 साल पुराने मामले में ट्रांजैक्शन और सवाल पूछे जाएंगे तो लोगों का भरोसा इस एजेंसी और इस सरकार से उठ जाएगा जो इनका मिसयूज करती है। रॉबर्ट वाड्रा कई बार ईडी का ये कहकर मजाक उड़ा चुके हैं कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, इसीलिए ईडी ने उन्हें बुलाना भी बंद कर दिया है। अब ईडी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। अब उन्हें सफाई देनी पड़ेगी कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने 7.5 करोड़ में खरीदी उसे 58 करोड़ में कैसे बेचा, इसका हिसाब क्या है। कांग्रेस के एक और नेता पर ईडी की नजर है। आज राजस्थान के फॉर्मर मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर ईडी ने रेड की। सुबह सुबह ईडी के अफसर जयपुर में खाचरियावास के घर पहुंचे। पता लगा कि खाचरियावास के घर पर ईडी की रेड चिटफंड कंपनी पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़े घोटाले को लेकर है। इस कंपनी पर रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर करीब 5 करोड़ लोगों से
48,000 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है। इनमें से सिर्फ राजस्थान के 28 लाख इन्वेस्टर्स हैं, जिनसे 2,850 करोड़ रुपए ठगे गए। इस चिटफंड कंपनी के साथ प्रताप सिंह खाचरियावास के संबंधों की जांच की जा रही है। ईडी को शक है कि इस घोटाले का पैसा खाचरियावास के पास भी पहुंचा और इस पैसे को बेनामी संपत्तियां खरीदने में इस्तेमाल किया गया। हालांकि खाचरियावास ईडी के रेट से बहुत नाराज दिखे। उन्होंने सारे आरोपों को गलत बताया और यहां तक कह दिया कि वो इस तरह की हरकतों से निपटना जानते हैं। अगर पुलिस उन पर लाठी चलाएगी तो लाठी से जवाब देंगे, अगर गोली चलाएगी तो गोली से ही जवाब दिया जाएगा। सड़कों पर निपटेंगे, जिस भाषा में ये बात कर रहे हैं उससे बड़ी भाषा में जवाब दूंगा। और ये सुन ले राजस्थान की बीजेपी की सरकार, मेरे ऊपर लाठी चलाएंगे तो लाठी का जवाब लाठी से दूंगा, और गोली चलाएंगे तो गोली का जवाब गोली से दूंगा। ये सुन ले सरकार, ये आजादी की लड़ाई नहीं है। धमकी मेरे घर पे धमकी दे रहा हूँ ना, मेरे घर पे गोली चलाएंगे ना तो गोली चलेगी। राजस्थान की एक बात सुन लो, ये क्या धमकी है? मेरे घर पे फायर करेगा कोई तो क्या मेरे को मार देंगे लोग? आप मुझे बताइए, मेरे ऊपर कोई फायर करेगा, मारेगा, मेरे से अभी राजनीतिक लड़ाई तो राजनीति का जवाब राजनीति से दूंगा, ईडी का जवाब कानूनन दूंगा, संविधान के अनुसार दूंगा। लेकिन मेरे ऊपर कहीं फायर होगा रास्ते में, जब सरकार ही मेरे को मारेगी तो मैं क्या करूंगा? मेरे आदमी क्या करेंगे? तो फिर तो अराजकता फैल जाएगी। आप संविधान के अनुसार काम करें, बीजेपी की सरकार, मैं संविधान के नियमों के अनुसार जवाब दूं। इसमें ऐसा क्या है आपके हिसाब से जो संविधान के मुताबिक नहीं है? ईडी की मुझे नोटिस देते, मुझे पूछते, जवाब लेते, फिर आते, क्योंकि एक बार एक विधिक प्रक्रिया अपनाकर करते और मैं जवाब देता तो ज्यादा अच्छा रहता। अभी क्या इन्होंने अचानक सर्च की कार्रवाई, किसी के भी घर में जो जॉइंट फैमिली रहती है, ये मेरे फादर का मकान है, तो वहां पर इस तरह से सर्च नहीं करनी चाहिए। सुबह 7 बजे आप आते हो, मदर की तबीयत ठीक नहीं है, फादर की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो गलत है। खाचरियावास को जवाब दिया राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि ईडी कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। खाचरियावास के घर पर सिर्फ रेड हुई है, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। जोगाराम पटेल ने कहा खाचरियावास के ये कहना गलत है, ये कार्रवाई राजस्थान सरकार के इशारे पर हुई। ईडी वाले अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। माननीय प्रताप सिंह जी को अपना पक्ष रखने, अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है, पर उनका ये कहना कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी ऐसा ही कार्य करेंगे, ये कथन एक न्यायिक व्यवस्था में ठीक नहीं है, एक जनप्रतिनिधि का व्यवहार के दृष्टि से भी ठीक नहीं है। कानून अपना कार्य करे और ख्वाबी देखने से कोई ख्वाब दिन में तारे नहीं मिलते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ईडी वाले निष्पक्षता से, पारदर्शिता से, नियमों के अनुसार कार्रवाई करें, उसमें सहयोग करना चाहिए। और अगर कोई गलत है तो गलत होगा, सही है तो सही होगा। हमारा मानना यह है कि कोई भी किसी भी पक्षपात रूप से या किसी को टारगेट करके या राजनीतिक द्वेष से भाजपा न तो कभी कार्रवाई की है न कभी भविष्य में करेगी। खाचरियावास को अगर ईडी की रेट से प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद मामला कोर्ट में चलेगा। खाचरियावास कोर्ट में अपना तर्क पेश कर सकते हैं, लेकिन ये कहना है कि जब सरकार बदलेगी तो बीजेपी के नेताओं को देख लेंगे, लाठी का जवाब लाठी से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे, ये ठीक नहीं है। खाचरियावास राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, संविधान को जानते हैं, कानून को जानते हैं। उन्हें मर्यादा और शालीनता दोनों का ख्याल रखना चाहिए। अब बात पंजाब की सियासत की। मुख्यमंत्री भगवंत मान और लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा के बीच तलवारें खिंच गई हैं। आज प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मोहाली के साइबर पुलिस स्टेशन में पहुंचे। बाजवा ने कहा था उनके पास इस बात की जानकारी है कि पंजाब में 50 बम पहुंच चुके हैं, जिनमें से 18 का इस्तेमाल भी हो चुका है। इसी बयान के आधार पर भगवंत मान के आदेश पर बाजवा के खिलाफ केस दर्ज किया गया और पुलिस उनसे इस इंफॉर्मेशन का सोर्स पूछ रही है। आज प्रताप सिंह बाजवा जब पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुए, उससे पहले कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग हुई। तय किया गया कि पार्टी बाजवा के साथ खड़ी रहेगी, सारे नेता और कार्यकर्ता भी थाने जाएंगे और जब तक पूछताछ होगी तब तक थाने के बाहर मौजूद रहेंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे प्रताप सिंह बाजवा थाने पहुंचे। बाजवा के साथ पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे। बाजवा तो पूछताछ के लिए थाने के अंदर चले गए, लेकिन कांग्रेस के नेता थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए। मान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
बाजवा से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई और इसके बाद बाजवा ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपने खिलाफ हुई एफआईआर को चैलेंज किया। इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए रद्द करने की मांग की। कल इस मामले में सुनवाई हो सकती है और पूछताछ के बाद थाने से बाहर आकर बाजवा ने यह भी कहा कि यह सब भगवंत मान उनसे बदला लेने के लिए कर रहे हैं। जब लीडर ऑफ अपोजिशन को 6 घंटे बैठाकर पूछताछ की गई तो पंजाब के आम लोगों के साथ क्या होता होगा, ये आप खुद सोच लीजिए। बहुत वड्डी तादाद दे विच गिनती मिनती च मैं पै नहीं सकदा, बट तुसीं वेख लो 2 वजे दे गए आ ते हुण 8 वजे 8:06 लगातार इन्हां ने लीडर ऑफ दी ओपोजिशन, कोई मैं कोई वड्डी हस्ती नहीं आ, बट जिहड़ी मेरी पोजीशन है वो एक वड्डी है। डेमोक्रेसी दे विच लीडर ऑफ ओपोजिशन नूं शैडो चीफ मिनिस्टर कहा जा सकदा। सीएम तो बाद नंबर 2 दी पोजीशन हुंदी है। जे नंबर 2 दी पोजीशन वाले तुसी थाने विच लिया के 6 घंटे ओदी सस्टेन्ड इंटेरोगेशन कर सकते हो ते आम पंजाबी दा की हाल होए। बाजवा ने भगवंत मान को चेतावनी दी कि जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भगवंत मान के साथ हिसाब बराबर किया जाएगा। और इसके बाद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पुलिस के अफसरों को धमकाया। वडिंग ने कहा कि पंजाब पुलिस के अफसर ऐसा कोई काम न करें जिसका अंजाम उन्हें आगे भुगतना पड़े, क्योंकि कांग्रेस ये सब नोट करके रखेगी। मैं पंजाब के डीजीपी नूं, मोहाली दे एसएसपी नूं, थाने दे एसएचओ साहब नूं चेतावनी नहीं देना चाहता। वर्दीधारियां नूं चेतावनी नहीं देनी चाहिए। मैं सलाह देनी चाहना कि अगर मर्यादा तो गिर के कोई तुसी कदम चुकिया, मैं थोनू सलाह है थोड़े मोढे ते आईपीएस और पीपीएस लिखे इहो जी नौकरी कर तो बेहतर है आपदा तबादला उठो करा के किते होर चले जाओ। नहीं तो आने वाले दिनों जो अज तुसी गुनाह करोगे वो आने वालियां समय दे विच कांग्रेस पार्टी हमेशा याद रखेगी। इत्थे जरूर असी यह रिकॉर्ड रखांगे कि केड़े-केड़े पुलिस अफसरां ने गोडे टेक के मुख्यमंत्री दे इशारियां ते साडे लीडरां नाल तसद्दुद कीता है, उन्होंने कदे भुलाया नहीं जाएगा। अब मैं आपको इस मामले में आम आदमी पार्टी का पक्ष बताता हूं। आज प्रताप सिंह बाजवा के घर के सामने आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमन अरोड़ा की लीडरशिप में कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। आज जब मोहाली में बाजवा से पूछताछ चल रही थी तब भगवंत मान संगरूर में थे। भगवंत मान ने कहा बाजवा ने पंजाब पुलिस का मोराल डाउन करने की कोशिश की है। पंजाब सेंसिटिव स्टेट है, पाकिस्तान से इसका बॉर्डर लगता है। ऐसे में नेताओं को अपने बयान सोच समझ कर देने चाहिए। अब बाजवा को अपनी इंफॉर्मेशन का सोर्स बताना ही पड़ेगा, वरना वो जेल जाएंगे। दहशत फैलाने वास्ते गल कह दी, 50 बंब आ गए जी, 32 पे ने, 18 चल पे, कितने पे ने दसो ना, निशानदेही कर दो, दस दो पहला फटन की फिर कर। तो फिर जे दहशत गल कर फैलाने वास्ते गल की तो लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करो, कानून अपना काम। बॉर्डर स्टेट है, 532 किलोमीटर साडी जिहड़ी स्टेट का बॉर्डर जिहड़ा पाकिस्तान नाल लगदा। रोज कोई ना कोई शरारती अंसर, कोई ड्रोन आ गया, कदे कुछ आ गया, फटते हैं। पर तुसीं इहदा मैं डीमोरलाइज कर दो। कोई पंजाब पुलिस नूं भी कहंदे ते पंजाब पुलिस काबिल ही है नहीं, ते फिर आप नाल काहदे वास्ते ਲਈ फिरदे हो? कहंदे मैं पहलों छੱਡ दो तुसीं। फिर वो कहंदे पंजाब पुलिस काबिल ही है नहीं, ते ओही अफसर इन्हां वेले सीगे सठिया गए। ये बात तो सही है कि प्रताप सिंह बाजवा ने जो बयान दिया वो सिर्फ भगवंत मान पर सियासी हमला था, लेकिन भगवंत मान ने बाजवा के बयान को पंजाब की सुरक्षा से जोड़ दिया और बाजवा के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। इससे प्रताप सिंह बाजवा की कानूनी मुश्किलें तो बढ़ सकती हैं, लेकिन सियासी तौर पर भगवंत मान को इसका काफी नुकसान होगा। अब बात करते हैं बिहार की। आज दिल्ली में तेजस्वी यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। तेजस्वी यादव चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे की बात फाइनल कर ले और मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान करे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने तेजस्वी की बात नहीं मानी। आज की मीटिंग में तय हुआ कि महागठबंधन में शामिल दलों की एक कमेटी बनेगी जो सीटों के बंटवारे की बात
जल्दी से जल्दी फाइनल करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला चुनाव के नतीजे आने के बाद ही होगा। मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बातचीत अच्छी रही। अब 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेताओं की मीटिंग होगी, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि बिहार में महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, तो इस पर तेजस्वी बिना कुछ बोले इस सवाल को टाल गए। हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। आरजेडी और कांग्रेस की मीटिंग पर जेडीयू ने तंज कसा। नीरज कुमार ने कहा तेजस्वी यादव बड़ी उम्मीद से दिल्ली पहुंचे थे कि महागठबंधन की ओर से उन्हें मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस से उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। राजद इस बात के लिए प्रतीक्षारत था कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हमको घोषित कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। राजनीति का जमीर कहां गया? माननीय लालू प्रसाद जी जो राजनीतिक रूप से अपंग हो चुके हैं, उन्होंने अपने पुत्र के ताजपोशी के लिए कि हमारे बेटा के मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन कांग्रेस अभी तिल तिल करके राजनीति में परेशान कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक रूप से आत्मसमर्पण कर हर अपमान को झेल रही है, लेकिन वेटिंग लिस्ट बरकरार है। आरजेडी के राइवल जेडीयू ने दावा किया कि चुनाव के बाद एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार ही बिहार के चीफ मिनिस्टर होंगे। आज नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, अमित शाह ने भी कहा है, सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि नीतीश ही सीएम फेस रहेंगे, तो फिर किसी दूसरे के नाम का सवाल ही कहां उठता है। क्योंकि नीतीश कुमार की हेल्थ को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर उनके बेटे निशांत कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार 100% ठीक है, सेहतमंद है। आप मीडिया से सब जनता को अपील करता हूं कि आप सब एनडीए की सरकार बनाएं, पिताजी को तो नेतृत्व में लाएं। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ हैं। तो बिहार की जनता से अनुरोध है कि जो 2010 में बहुमत दिया उससे भी ज्यादा दे। ऊपर से चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, महागठबंधन में तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता हैं और वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। सवाल यह है, क्या तेजस्वी का मुकाबला नीतीश कुमार से होगा? नीतीश कुमार की लीडरशिप पर तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, आशंका है नीतीश कुमार की हेल्थ को लेकर। पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, पब्लिकली हुई हैं, जिनसे लगा कि नीतीश कुमार की सेहत के साथ कोई न कोई गड़बड़ तो है। इसलिए अटकलें लगाई गई कि तेजस्वी का मुकाबला नीतीश कुमार के बेटे निशांत से होगा। क्योंकि निशांत फिलहाल राजनीति में नहीं है, इसलिए न उन पर कोई आरोप है, न कोई विवाद है, न कोई बैगेज है, लेकिन फिलहाल उनका नाम सामने नहीं है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को शायद थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, मौसम विभाग ने आज बताया कि इस वक्त भले ही देश में जबरदस्त गर्मी पड़ रही हो, लेकिन इस बार बारिश बहुत अच्छी होगी। मॉनसून अबव नॉर्मल रहेगा। मॉनसून का सीजन जून से सितंबर के दौरान रहता है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार 105% 105% बारिश होगी, जो नॉर्मल से ज़्यादा होगी, क्योंकि इस बार अल नीनो इफेक्ट नहीं रहेगा, जिसकी वजह से मानसून की बारिश कमज़ोर हो जाती है। मानसून की अच्छी बारिश होगी तो खेती बेहतर होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश की जीडीपी पर इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। अच्छा मानसून देश के लिए अच्छी खबर है। अब नॉर्मल मानसून का फ़ायदा किसानों को होगा। हमारे देश की खेती अभी भी काफ़ी हद तक बारिश पर निर्भर रहती है। खेती से देश के 42% से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है। जीडीपी में कृषि सेक्टर का योगदान 18% से ज़्यादा है।
इसलिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी पूरे देश के लिए अच्छी खबर है। आज शेयर मार्केट से भी गुड न्यूज आई। शेयर बाजार में आज जबरदस्त उछाल आया। एक दिन में ही सेंसेक्स और निफ्टी में इतनी बढ़त हुई कि बाजार ने ट्रंप के टैरिफ वॉर शुरू होने के बाद से हुए नुकसान की भरपाई कर ली। आज सेंसेक्स 1578 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ और निफ्टी में 500 पॉइंट्स का जंप देखने को मिला। बाजार में लौटी रौनक से एक दिन में इन्वेस्टर्स को करीब 11 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। 2 अप्रैल को जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ वॉर का ऐलान किया था, उसके बाद से शेयर बाजार दोबारा आज उसी लेवल पर पहुंच पाया जहां वो 2 अप्रैल से पहले था। आज सबसे ज्यादा बढ़त फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर्स में देखी गई। इसके अलावा बैंकिंग, मेटल, आईटी, फार्मास्यूटिकल, रियलिटी, स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के शेयर भी 2 से 3% की उछाल के साथ बंद हुए। माना जा रहा है कि आज शेयर बाजार में आई उछाल टैरिफ को लेकर ट्रंप के रुख में आई नरमी का नतीजा है। एक और पॉजिटिव खबर आपको बता दूं, स्पेस टूरिज्म के फील्ड में एक नया इतिहास रचा गया है। पहली बार वुमेन एक्सक्लूसिव स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में गया। 6 महिलाएं 11 मिनट तक स्पेस में रहीं और इस दौरान उन्होंने 212 किलोमीटर का सफर तय किया। इस वुमेन एक्सक्लूसिव ग्रुप में एक स्पेस टूरिस्ट थी फेमस पॉप सिंगर कैटी पेरी। जेफ बेजोस की ब्लू ऑरेंज कंपनी का पहला कमर्शियल स्पेस क्राफ्ट कैटी पेरी के साथ फिल्म प्रोड्यूसर केरियन फ्लिन, नासा की रॉकेट साइंटिस्ट आयशा बोवे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अमांडा गुएन, टीवी पर्सनैलिटी गेल किंग और जर्नलिस्ट लॉरेंस सैंचेस को लेकर धरती से 100 किलोमीटर ऊपर तक गया और सिर्फ 11 मिनट में सभी को धरती पर सुरक्षित वापस भी ले आया। जैसे न्यू शेपर्ड रॉकेट ने टचडाउन किया, वैसे ही कैटी पेरी ने बाहर निकलकर धरती को चूमा। कैटी पेरी ने कहा इस यात्रा के दौरान उन्हें सबसे अधिक प्रेम की भावना महसूस हुई थी। वो इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। स्पेस मिशन के दौरान उन्होंने लुई आर्मस्ट्रॉन्ग का व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड गाना गाया। कैटी पेरी ने कहा कि अपने स्पेस मिशन को लेकर वो एक गाना लिखेंगी। पहली बार स्पेस में जा रहे ऑल वुमेन ग्रुप को देखने के लिए टेक्सास के वेन हॉर लॉन्च पैड पर ओफ्रा विंफ्री समेत कई सेलिब्रिटीज मौजूद थी। कैटी पेरी ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा को यादगार तो बताया, लेकिन धरती पर आकर उन्होंने ये ट्वीट किया कि घर जैसी कोई जगह नहीं है। ट्वीट के साथ उन्होंने ग्लोब की भी इमोजी दी जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दिखाई दे रहे हैं। कैटी पेरी के अलावा बाकी महिला अंतरिक्ष यात्रियों ने भी अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा स्पेस से धरती बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वाइब्रेंट दिखाई देती है। कैटी पेरी के 11 मिनट के मिशन ने एक बड़ा मैसेज दिया है। उन्होंने अपनी बेटी को संदेश दिया कि सितारों के आगे जहां और भी हैं। इस मिशन ने संदेश दिया विमेन पावर का और स्पेस फील्ड के इंसान के और करीब आने का।